नमस्कार दोस्तों इस वक्त अमेरिका को भारत की कितनी जरूरत है या फिर आप ये कहें कि भारत को अमेरिका की कितनी जरूरत है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के दायरे में भारत और अमेरिका को कभी भी एक मंच के ऊपर एक साथ रखा नहीं जा सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका जिस रास्ते पर निकल पड़ा है उसके भीतर उसका पहला निशाना रूस है और रूस को अमेरिका अपने साथ खड़ा करना चाहता है। और जरा आप खुद ही कल्पना करके देखिए कि अगर रूस अमेरिका के करीब आ गया आर्थिक संबंधों को लेकर के, तो फिर ऐसे में भारत देश की जो जरूरतें हैं उसको पूरा कौन करेगा। और भारत इस समय में अमेरिका की अर्थनीति, अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी के आश्रय अपनी देश की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं दुनिया के मानचित्र के ऊपर एक ताकतवर देश के तौर पर लगातार उसको प्रस्तुत करने से चूक ही नहीं रहा है। और यह भी इस दौर का अजीबोगरीब परिस्थिति हो सकती है कि भारत देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार दिसंबर के महीने में और जनवरी 2025 में अमेरिका के भीतर ही बैठे रहे, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी उनकी कभी भी सीधी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो ही नहीं पाई। वो पहली लाइन में जरूर थे जब डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी कोई मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से उनकी हो नहीं पाई। और जो पहली बड़ी प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी शपथ ग्रहण समारोह के बाद, वो भारत को लेकर के नहीं, चीन को लेकर के भी नहीं, बल्कि वो रूस को लेकर के दी और ये कहते हुए दी कि वहां की आर्थिक परिस्थितियों से जो पुतिन जूझ रहे हैं, यानी जो रूस के राष्ट्रपति हैं, और जो आर्थिक संकट रूस के सामने युद्ध के दौर से उभर करके बाहर आया है, वह उसके भीतर अमेरिका पूरी मदद कर सकते हैं। वह एक पूरा खत होता, पूरा लेटर होता है जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक लिहाज से पुतिन के नाम लिखा। जवाब रूस के तरफ से भी आया, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में यह है कि भारत देश अपने इकोनॉमी को संभालने के लिए या फिर ये कहे आपकी उसको बचाने के लिए उसको अमेरिका का साथ चाहिए। क्योंकि इस समय में, इस वक्त में जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक युद्ध की परिस्थितियां अमेरिका से निकल करके यूरोपीय यूनियन और फिर ब्रिटेन और फिर फ्रांस से होते हुए वह चाइना यानी चीन और रूस तक अब पहुंच चुकी है, उसका प्रभाव ब्रिक्स देश पर खुल करके पड़ा है, तो फिर उस दौर में भारत अपनी इकोनॉमी को पश्चिमी देशों की आश्रय या फिर ये कहे कि अमेरिका के आश्रय ही सहेज करके आगे बढ़ा सकता है, या फिर ये कहे कि यह उसके सामने सबसे बड़ा चुनौती हो सकता है। इसके बावजूद भी आखिर ऐसा क्या है कि बाकायदा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे अमेरिका के भीतर लगातार, लेकिन उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हो ही नहीं पाई। वो जिनसे भी मिले उनसे पहले भी मुलाकात हुआ करती थी, लेकिन इसका दूसरा सच इस दौर में यह भी है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते और फ्लोरिडा के तमाम जो अहमियत वाले दिग्गज लोग थे उनसे भी मुलाकात एस जयशंकर की यानी भारत के विदेश मंत्री की हो नहीं पाई। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में वो लगातार प्रयास करते रहे। तो इसके इस दौर में कई मतलब और मायने क्या सच में निकाले जा सकते हैं कि भारत अमेरिका के लिए इस वक्त कितना जरूरी है। शायद भारत की ओर से अमेरिका की जितनी जरूरत महसूस कराई जा रही है, दरअसल उसके भीतर सिर्फ एक प्रचार भर है कि अमेरिका बगैर भारत की कोई रणनीति, कोई स्ट्रेटेजी बना ही नहीं पाएगा। और ऐसे में क्वाड की बैठक भारत देश के लिए नहीं, बल्कि क्वाड की बैठक तो चीन को चेताने के लिए कि चीन समझ जाए कि वो जिस समुद्री रास्ते के माध्यम से वो अपने आधिपत्य को दिखा रहा है, बता रहा है, जता रहा है, उसके सामने जापान और ऑस्ट्रेलिया है, भारत नहीं है। और ऐसे में जापान और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक हितों को साथ लेकर के अमेरिका क्वाड की बैठक के भीतर भारत की मेजबानी को ठप्पा लगा रहा है, यानी मुहर लगा रहा है, यह कहते हुए कि दरअसल इस बैठक के आश्रय चीन को चिताने की जरूरत है। तो फिर ऐसे में 2-3 पन्ने अलग अलग पलट जाते हैं। पहला तो पन्ना ये होता है कि क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप की पहली जरूरत इस वक्त रूस है, और दूसरा पन्ना इस बात की गवाही देता है कि क्या सच में चीन से टकराने के लिए या फिर क्या चीन को प्रतिस्पर्धा के तौर पर साथ खड़ा करने के लिए भारत इस दौर में कोई मायने नहीं रखता है। और वहीं पर तीसरा अंतिम सवाल यह है कि भारत अपनी इकोनॉमी जो खास तौर पर एक्सपोर्ट के लिहाज से अगर इस वक्त समझे और फिर डॉलर के लिहाज से भी अगर इसको समझे, या फिर आप ये कह ले कि व्यापारिक फायदे और नुकसान के तौर पर भी अगर समझे, तो अमेरिका के बगैर भारत देश की इकोनॉमी आगे बढ़ नहीं सकती है। यह भी तीसरा पन्ना खुलेआम खुले तौर पे ये बात बताता है। तो आज शुरुआत इस बात को लेकर के ही करते हैं कि खुद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो
लंबे समय तक अमेरिका के भीतर लगातार बैठक करते रहे। उन्हीं से जब ये पूछा गया कि आपकी मुलाकात किन से कैसे कैसे हुई है, तो पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात को आप सुनिए। As you all know, I am here as special envoy of the Prime Minister for the inauguration of President Trump and Vice President Vance. I attended the swearing in. There was a church service before that. Evening there were socials, so it gave me an opportunity to meet a few other people there. I had an occasion to meet the Secretary of State, and since he was confirmed, we had a bilateral meeting yesterday at the Department of State. And there was also a Quad Foreign Ministers meeting because all the Quad Foreign Ministers were here for the inaugural. Separately, I met National Security Advisor Mike Waltz. I had met him in December when I came. And during the course of my stay, I also had the opportunity to interact with Speaker Johnson, with Majority Leader Senator Thune. I made the acquaintance of 6 cabinet members of the incoming the administration which has come in. So that's broadly in terms of the. यहां पर एक बात समझना पड़ेगा कि जिस समय जो बाइडेन की सरकार थी अमेरिका में, उस समय में रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था। यूक्रेन नाटो देशों की कतार में शामिल होना चाह रहा था। रूस इस बात का विरोध कर रहा था और अमेरिका ने प्रतिबंध रूस पर लगा दिए थे। रूस ने भारत देश के साथ समझौता कर लिया और कच्चा तेल बड़ी संख्या में, वो भी 30% सस्ते में भारत देश को रूस ने देना शुरू किया। भारत ने अपनी इकोनॉमी रूस के तेल को लेकर के बनाई और बचाई भी, क्योंकि भारत के भीतर एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा जो तेल चाहिए, जो कच्चा तेल चाहिए, जो बाहर से खरीदा जाता है, वह रूस से नहीं आता था, लेकिन सस्ते में दिया जा रहा था। और युद्ध काल का दौर था, अमेरिका ने प्रतिबंध रूस के ऊपर लगाया था और भारत अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए निकटता के साथ रूस के अतीत के पारंपरिक संबंधों को बता रहा था। और एस जयशंकर यानी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कई मौकों पर यूरोपीय कंट्री में भी गए और अमेरिका भी गए। वहां पर इनसे जब ये सवाल पूछा गया और उस समय में क्या सच में रूस के ऊपर प्रतिबंध अमेरिका लगा रहा और नाटो देश साथ खड़ा है, तो ऐसे में भारत आखिर कैसे आर्थिक संबंध रूस से बना रहा है, तब उसके ऊपर भारत ने अपनी इकोनॉमी का जिक्र किया और बार बार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलेआम इस बात का जिक्र किया कि अपने इकोनॉमी को बचाने की जरूरत हमारी पहली प्राथमिकता हो। फिर ऐसे में क्या हुआ, तमाम सारे सवाल उस पूरे 360 डिग्री सर्कल में घूम करके फिर से वहीं पर खड़ा हुआ जहां पर अमेरिका के भीतर भारत के रूस के साथ प्रतिबंधों के बीच व्यापारिक रिश्तों ने इस समय में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधी मुलाकात का मौका भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को नहीं दिया। ये एक सवाल होता है। वहीं पर एक और सवाल होता है कि इस दौर में जो अमेरिका के प्रतिबंध रूस पे लगे हुए हैं और भारत इस बात का जिक्र करते रहा कि युद्ध से कुछ भी नहीं होगा और अमेरिका ने इस बात की तारीफ भी की, लेकिन इन तमाम बात के बावजूद भी भारत देश की अपनी आर्थिक परिस्थितियां आखिर कितनी डामाडोल है और उन तमाम परिस्थितियों को पटरी पे लाने के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक संबंध अलग अलग देशों के साथ बनाए जा सकते हैं, वो बिना अमेरिका के सहमति के संभव नहीं है। या फिर ये कहे कि भारत देश बिना अमेरिका के सहमति से आगे वहीं पर आगे बढ़ा जहां पर अमेरिका विरोध में रूस के साथ खड़ा था। इस दौर में नए आर्थिक संबंध जो भी अमेरिका बनाएगा उसके दायरे में भारत देश को कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा और भारत यही भरोसा अमेरिका से चाह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए और पूरे खुले तौर पर मदद करे। और ये भरोसा भारत देश को मौजूदा वक्त में मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये भरोसा डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को दे रहा है, यानी ये भरोसा अमेरिका रशिया को दे रहा है। जो खत लिखा गया, जो डाला गया, उसके भीतर क्या कुछ लिखा गया था, ये सच में हैरानी की बात इस वक्त जरूर है कि पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र करते हुए रशिया और अमेरिका की निकटता का जिक्र कर दिया।
जरा उस पूरे लाइन को पढ़िए, देखिए उन्होंने क्या लिखा। और उन्होंने कहा कि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने में हमारी मदद की थी और इस दौरान उसने करीब करीब 60 लाख लोगों को गंवाया भी। ये भी कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के संकट से जूझते हुए रूस और राष्ट्रपति पुतिन को मैं बड़ी राहत दूंगा। मैं इनसे आगे कहना चाहता हूं कि युद्ध को बंद करे, समझौता करे, जंग से बेहतर कुछ भी नहीं। हम हर तरीके से इकोनॉमी को मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई समझौता नहीं कर पाया तो फिर अगर नहीं करे तो फिर रूस के ऊपर भारी भरकम टैक्स और आयात शुल्क थोपने और रूसी सामानों के ऊपर प्रतिबंध लगाने के अलावे कोई चारा नहीं बच पाएगा। यानी ये कहे कि इस दौर में जो इकोनॉमी बिगड़ी रूस की और रूस ने बिगड़ी इकोनॉमी के बीच भी भारत देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा और भारत ने अमेरिका के साथ अपनी निकटता बीते 10 सालों के भीतर खुलेआम दिखाई और जताई भी। आपको याद होगा, नमस्ते ट्रंप, वही ट्रंप अब पुतिन से कह रहे हैं कि हम संभाल लेंगे आपकी इकोनॉमी को, आप एक बार युद्ध बंद कीजिए और हमारे साथ तो आप आइए। और ऐसे में भारत देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार डेरा डाले हुए अमेरिका के भीतर, लेकिन जिस भरोसे को वो इकोनॉमी को लेकर के चाहते हैं कि भारत के ऊपर कोई टैरिफ ना लगे, भारतीय जो अमेरिका चाहते हैं उनके ऊपर कोई रोक टोक ना हो, और जितनी बड़ी संख्या में भारतीयों की मौजूदगी अमेरिका के भीतर है उसमें सबसे अधिक और सबसे बड़ी संख्या गुजरात के लोगों का। तो ये कहीं ना कहीं निजी तौर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कहीं ना कहीं अमेरिका नीति या फिर कहे अमेरिका परख नीति के भीतर एक झटका है कि भारत देश को अभी तक कोई भरोसा अमेरिका की ओर से मिल नहीं पा रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ रूस ने इस बात का जवाब भी दिया, जो डोनाल्ड ट्रंप ने पत्र लिखा रूस को, पुतिन के प्रवक्ता जो हैं उन्होंने काफी साफ तौर पे इस बात को कहा कि ठीक है, लेकिन हम उन तमाम संकेतों का इंतजार कर रहे हैं जो अभी आना बाकी है। तो आखिर कौन से संकेत हैं, किस संकेत को रूस इंतजार में बैठे हुए हैं? अब पुतिन के ट्रंप के जो प्रतिबंध लगाने के जो धमकी जो है ना, वो कुछ भी रूस को ऐसा नहीं, उनको ये तरीका पसंद है। इससे पहले जो बाइडेन ने प्रतिबंध रशिया पे लगाया था, ये तो पूरे संसार के वर्ल्ड के सामने है। और रूस जो भी अगला कदम उठाएगा पहले ये जानना चाहेगा कि युद्ध खत्म करने के समझौते के भीतर डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या चाहते हैं। आखिर इस पूरे प्रकरण के भीतर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लिखे गए पत्र के भीतर में 4 और लाइन है जो काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा कि मैं रूस को नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी भी सोच भी नहीं सकता हूं, मैं रूसी लोगों को प्यार करता हूं, डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन से हमेशा अच्छे रिश्ते बनाए रखे हैं। इसके बावजूद कि रेडिकल रसिया जो है वो हंगामा करता रहे, यानी रसिया के भीतर का जो एक ग्रुप हंगामा करता है लेकिन उनके रिश्ते करीब है। और ये हर कोई जान रहा है कि 2017 के चुनाव से ठीक पहले प्रचार के दौर में पुतिन और रूस को लेकर के जो निकटता डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाई थी, वो निकटता जग जाहिर अमेरिका के भीतर पहली बार इस रूप में हुई। क्या सच में जिस रूस और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी रही, उसके भीतर पहली बार कोई राष्ट्रपति ये कह रहा है कि हम निकट है, और अब दोबारा सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद ये कह रहा है कि हम आपकी इकोनॉमी में जो नुकसान हुआ है उसको भी हम संभाल लेंगे। भारत देश इस पूरे प्रक्रिया के भीतर आखिर क्यों नहीं? भारत देश की मौजूदगी क्वाड बैठक को लेकर के हुई, जो चीन को थ्रेट करने के लिए, उसको चुनौती देने के लिए, और क्वाड बैठक के भीतर अमेरिका को भारत का साथ चाहिए, लेकिन उसके एवज में भारत का इकोनॉमी के मद्देनजर जो जरूरतें हैं भारत देश को, उस दिशा में आखिर क्या सोचा गया? क्योंकि एक बात इस यहाँ पर और ध्यान देने वाली बात है, जबकि मुलाकात वहां के सिक्योरिटी एडवाइजर विदेश मंत्री के साथ भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई, तो फिर वहां पे 2-3 बातें निकली। एक तो बांग्लादेश का मुद्दा था वहां पर, दूसरा होता है कि सैन फ्रांसिस्को के भीतर जो 2023 के भीतर वहां पर इंडियन कॉन्सुलेट के ऊपर जो हमला हुआ जिसमें खालिस्तानी पनन का जिक्र होता है, ये मुद्दा उठाया गया, इस पर आपत्ति जाहिर की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी भरोसा सामने निकल करके नहीं आया जिसका जिक्र
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कर पाते। और एस जयशंकर ने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इस मुद्दे को उठाया जरूर गया। अब यहां पर एक सवाल यह है कि जिस कनाडा को 51वां राज्य बनाने की दिशा में अमेरिका बढ़ रहा है, उस कनाडा के भीतर पनाह लिए हुए खालिस्तानियों का जिक्र जो होता है और भारत देश लगातार जो कर रहा है, उसके बावजूद भी क्या सच में भारत को इस वक्त कोई भरोसा और कोई उम्मीद दे पाने की स्थिति में फिर से भी नहीं। और ऐसे में भारत देश के जो टॉप मोस्ट गवर्नेंस के लोग हैं, जिसके खिलाफ अमेरिका के भीतर केस दायर भी किया गया, उसको भी अभी हटाया नहीं गया, तो फिर क्या ये भरोसा दे पाने की स्थिति में नहीं है क्या? और इस दौर में महत्वपूर्ण बात तो यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान इस समय में काफी करीब आ रहे हैं। आखिर पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख से 14 जनवरी को मुलाकात करने इस्लामाबाद पहुंचे थे बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख। इन दोनों की मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात ने यह मैसेज दे दिए कि सवाल अब सिर्फ द्विपक्षीय व्यापार का नहीं है, बल्कि यह कहे कि सैन्य सहयोग भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच है। क्योंकि जनरल एसएम कमरूल खान पाकिस्तान के सेना प्रमुख बांग्लादेश के सेना प्रमुख से मुलाकात करते हैं और उसके बाद यह सवाल उठने लगता है कि जिस अमेरिका के भीतर 54 लाख भारतीय रहते हैं, जहां पर 32 लाख भारतीय फर्स्ट जनरेशन वाले हैं, यानी मौजूदा समय में जो भारतीय वहां के नागरिक है उसमें 32 लाख ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट जनरेशन अमेरिका आई थी। और इस समय में वीजा भी भारतीयों को सबसे ज्यादा दिया गया। अगर जो बाइडेन के काल तक अगर देखें तो 72% वीजा जो है इंडियंस को दिया गया, बाकी 28% जो बाकी तमाम कंट्री को दिया गया, जिसमें 12% चीन है। लेकिन भारत 72%। इसके बावजूद भी राष्ट्रपति चुने जाने के बाद आर्थिक परिस्थितियों को लेकर के और भारतीयों को लेकर के, खालिस्तान और पनून को लेकर के कोई भी भरोसा, कोई उम्मीद, कोई आस जगाने वाली बात आखिर अमेरिका की तरफ से क्यों नहीं हुई? और ये ऐसा भी नहीं है इस दौर में कि बात की नहीं गई, बात की गई। बाकायदा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात का जिक्र भी किया था। देखिए, it's appropriate I get into more details. On the second question, I didn't on this occasion raise those issues, but I do want to say that the attack on the arson attack on our consulate in San Francisco is a very, very serious matter, and it is something which we expect accountability, and we would like to see that people who did it are held responsible. तो ऐसे में क्या भारत देश के सामने बिल्कुल एक नई चुनौती है क्या? यानी ये कहे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका के साथ पुराने संबंधों से हट करके नए संबंध बनाने की दिशा में जो चुनौती है भारत देश के सामने, उसमें सामरिक तौर पर और व्यापारिक तौर पर दोनों एक साथ चल रहे हैं। यानी एक तरफ ब्रिक्स का सवाल आता है जहां पर चीन और रसिया, और वहीं पर दूसरी तरफ पड़ोसियों का मसला आता है जहां पर बांग्लादेश और पाकिस्तान। और इन तमाम बातों से हट करके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के भीतर भारत के मार्केट की, कॉरपोरेट की मौजूदगी बिना अमेरिकी इकोनॉमी को साथ लिए आगे बढ़ ही नहीं सकती। यानी ये कहे कि अगर आप इकोनॉमी के दायरे में भी परिस्थितियों को अगर सीधे निवेश यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है उस बात को अगर समझिए तो 2023 के भीतर कुल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हुआ जो इंडिया के भीतर वो करीब $32.29 बिलियन के आसपास था। 2024 के भीतर 2024 में बढ़ करके 37 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर हुआ, यानी करीब 5.5 मिलियन डॉलर के आसपास बढ़े। और इसको भी अगर आप देखेंगे तो दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत काफी पीछे है। और ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया उसमें अगर शेयर मार्केट को अगर शामिल करते हैं तो इक्विटी के क्षेत्र में, लोन के क्षेत्र में, और जो गारंटी इशू जो की जाती है उस दायरे को भी अगर देखें तो गारंटी इशू करने वाले दिशा में सबसे ज्यादा यानी करीब ये कहे कि $16.29 बिलियन होते, लोन $8.7 बिलियन का, और इक्विटी के तौर पर $12.69 बिलियन था। अब ऐसे में ये सवाल है कि आखिर भारत देश दुनिया के दूसरे कंपनियों के साथ मिलकर के जो ओवरसीज मार्केट को घेरती है उसके भीतर तमाम जगहों के ऊपर अमेरिकी कंपनियों की मौजूदगी होती है, या फिर ये कहे कि नाटो देशों की जो कंपनियां हैं उसकी मौजूदगी होती है। उसके दायरे में कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, होटल है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है,
और इसी दायरे के भीतर अगर कंट्रीज का जिक्र करें जहां पर इन तमाम कंपनियों के आश्रय जो भी भारत देश के तमाम कॉर्पोरेट्स वर्क कर रहे हैं, उसके भीतर सिंगापुर नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर अमेरिका होता है, तीसरे नंबर पर ब्रिटेन होता है, चौथे नंबर पर यूएई होता है, पांचवें स्थान पर सऊदी अरब होता है, छठे नंबर पर ओमान का नंबर आता है, सातवें पर मलेशिया का नाम आता है। और इस ज्वाइंट एडवेंचर के भीतर जो है जो जिक्र किया जाता था कि जो टेक्नोलॉजी स्किल को ट्रांसफर करेगी, शेयर करेंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट, ब्रांड इमेज भारत की कंपनियों की भी बनेगी, और जो यूटिलाइजेशन होता है, जो तमाम रॉ मटेरियल्स का जो यूटिलाइजेशन होता है उसका यूटिलाइजेशन जो है तमाम देशों के साथ भारत के भीतर भी किया जाएगा, और इसके जरिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यह भी निकल करके आएगा। लेकिन मौजूदा समय का सच आखिर है क्या? मौजूदा समय का सच तो यह है कि अगर अमेरिका के भीतर इस समय में अगर 54 लाख भारतीय लोग रह रहे हैं, तो इसका दूसरा इस वक्त का सच यह भी है कि हर साल करीब 2 लाख से ज्यादा इंडियंस केवल पढ़ने के लिए अमेरिका पहुंचते हैं। 2 लाख से ज्यादा भारतीय, उसमें सबसे ज्यादा H1B वीजा जो है वो मिल रहा था। और तीसरा परिस्थिति है कि भारत के लोग जो अमेरिका के भीतर काम कर रहे थे, उनके जो बच्चे होते थे वो अमेरिकी नागरिक हो जाते थे, और बच्चे के आश्रय उनकी माता पिता भी अमेरिकी नागरिक हो जाते थे। ये पूरी की पूरी परिस्थिति के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जिस लिहाज से चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया। और ऐसे में सबसे बड़ी संख्या में जिस समुदाय का भारत के भीतर जिक्र किया जाता है वो गुजरातियों की मौजूदगी अमेरिका के भीतर सबसे ज्यादा है। और ऐसे में उसी के आश्रय अमेरिका के भीतर हिंदू स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस का विंग जो है अमेरिका के भीतर, उसकी मौजूदगी है, और दुनिया के तमाम देशों में उसकी मौजूदगी है। यानी बिल्कुल एक नई परिस्थिति है। आखिर भारत के साथ खरी इस मायने में हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल के भीतर न तो इकोनॉमिक तौर पर कोई संवाद हो पा रहा है और न ही कोई भरोसा मिल रहा है। सामरिक तौर पर जो भारत के इर्द गिर्द जो बांग्लादेश और जो पाकिस्तान जिस निकटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसके पीछे चीन भी खड़ा है। उसके भीतर आखिर भारत देश कहां पर खड़ा होगा, इस बात पर कोई भी सहमति असहमति, किसी तरह की उम्मीद आशा की किरण दिख नहीं रही है। और वहीं पर अगली परिस्थिति यह है कि क्या सच में जिस आर्थिक परिस्थितियों का संवाद रूस के साथ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, आखिर भारत देश अपनी इकोनॉमी को लेकर के उतनी ही चिंतित होती है। उसको इस बात का पता है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बिना अमेरिकी सहयोग से बन नहीं सकती है, बढ़ नहीं सकती। और भारत के वो कॉरपोरेट जो सत्ता से निकटता पाए हुए हैं भारत के भीतर, उनको भी अमेरिकी इकोनॉमी की जरूरत है, और उस अमेरिकी इकोनॉमी के साथ इकोनॉमी और कॉरपोरेट की और बैंकों की तमाम चीजों की जरूरत है, जो विकसित देशों से वो लोग लोन लेते हैं। लेकिन इस समय में कोई भी बातचीत नहीं, कोई भी आशा की किरण नहीं दिख रही है। लंबे समय तक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी अमेरिका के भीतर है। यहीं पर एक सवाल बड़ा होता है कि भारत के विदेश मंत्री पॉलिटिशियन नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट हैं। वो अमेरिका के भीतर का इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जो पूरा का पूरा होता है, वो इस बात को जानता है कि किस व्यक्ति से कैसे डील करनी है। वहीं पर दूसरी परिस्थिति है कि इससे पहले जब एस जयशंकर अमेरिका गए, उससे पहले विदेश यात्रा, उस अमेरिकी यात्रा पर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। वह भी लंबे समय तक तमाम कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ बातचीत मुलाकात करती रही, लेकिन कोई उम्मीद और भरोसा जगा नहीं पाई। वह भी उस रूप में पॉलिटिशियन नहीं है निर्मला सीतारमण, चुनाव लड़ करके जीतने वाली पॉलिटिशियन नहीं है निर्मला सीतारमण। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खाकी पॉलिटिशियन है। इन दोनों के बीच तालमेल की परिस्थितियों ने ही परिस्थितियों को उलझा दिया है। या फिर ये कहे कि अमेरिका के भीतर डोनाल्ड ट्रंप की नई नीति, नई स्ट्रेटेजी, नई रणनीति, उसके भीतर भारत कहां फिट होगा, ये तय डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। ये बात खुल करके भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तक भी बात पहुंच चुकी है, क्योंकि लंबे समय तक उनकी मुलाकात और मुलाकातों की फहरिस्त देखने के बाद तो कम से कम ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात अब तक तो हो ही जानी चाहिए थी। तो क्या ये इस वक्त में आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजी है अमेरिका की, या फिर ये कहे कि इस दौर में जो आर्थिक रास्ते तैयार किए गए अमेरिका से हट करके, ब्रिक्स और रसिया को लेकर के, क्या उससे अमेरिका अब टारगेट कर रहा है भारत को? और इन तमाम बातों से हट करके आखिरी रास्ता भारत देश के सामने क्या एक बार फिर चीन के साथ निकटता का चाहता है? क्योंकि संघ के भीतर की कई बड़े इकोनॉमिक्स जो उनका कहना है कि चीन को आप कभी भी इनकार नहीं कर सकते हैं, आपके आसपास सबसे करीब चीन ही है। तो क्या ये
रणनीतिक तरीके से यानी स्ट्रेटेजिकल तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की कूटनीति, इन तमाम बातों का साथ ही रास्ता बन रहा है क्या? सवाल यह है कि आखिर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर लंबे समय तक अमेरिका के भीतर हैं और ऐसे में मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से यानी अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं हो पाई है और किसी भी क्षेत्र में अभी तक आशा की कोई किरणें दिख नहीं रही है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।